सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान। एक बार पुनः आप सभी पाठकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों के लिए आज एक बार पुनः हमने ई लेक्चर के रूप में आज बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए कुछ विषय सामग्री तैयार की है, जिसका आज का मुख्य विषय है हिंदी नाटक और एकांकी। पहले हम एकांकी पर चर्चा करेंगे। देखिए, नाटक का सामान्य परिचय हमने आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करा दिया है। अब जो एकांकी है उसको भी हम एकांकी नाटक कहते हैं। मूलतः जो नाटक है उसके दो भाग माने जाते हैं। पहला नाटक को नाटक कहते हैं और दूसरा उसको एकांकी नाटक कहते हैं। और जो एकांकी नाटक है वही वर्तमान में एकांकी यानी हिंदी एकांकी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इसलिए हिंदी एकांकी भी नाटक का ही एक भाग है। तो इसमें अंतर इतना ही है कि नाटक एक बड़े कथानक को लेकर चलता है, उसमें अध्याय ज़्यादा होते हैं, और एकांकी है उसमें एक ही अंक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एकांकी का जो सामान्य परिचय है। उसमें यदि मैं और बात आपसे जोड़ूं तो बता सकते हैं कि हिंदी एकांकी को प्रारंभ में नाटक का ही एक रूप माना जाता था। कालांतर में यानी बाद में आते आते अपनी रचनात्मक विशेषताओं के कारण एकांकी को साहित्य में एक स्वतंत्र विधा के रूप में पहचान मिली। यानी इसने अपना एक अलग से मुकाम बनाया है एकांकी ने, नाटक से अलग होकर। संक्षिप्त नाट्य रूप और एकांकी नाम के अभाव में लघु नाटकों की रचना भारतेंदु युग में होने लगी थी। लघु नाटक, छोटे छोटे नाटक, भारतेंदु जी का जो युग है उसमें ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन लघु नाटक ये नहीं है कि वो एकांकी ही हो गए। एकांकी अलग है, एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आधुनिक एकांकी को पाश्चात्य साहित्य की देन माना जाता है। भारतेंदु युग में जो लघु नाटक मिलते हैं, आधुनिक एकांकी से कुछ साम्य उनमें है। इसी आधार पर हिंदी एकांकी का प्रारंभ हम भारतेंदु हरिश्चंद्र से मान सकते हैं। यानी भारतेंदु युग है, वहीं से हम एकांकी की शुरुआत भी मानते हैं। भारतेंदु से आधुनिक रूप तक एकांकी का परिवर्तित रूप साहित्य की अन्य विधाओं की भांति ही होता रहा है। इसमें भी कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहे और इसी तरह एकांकी आगे बढ़ती रही। भारतेंदु से अब तक इसका रूप जो परिवर्तित होता रहा है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर आदि रचनाकारों ने पाश्चात्य प्रभाव ग्रहण करने से इसे एक नई दिशा दी है। यानी कालांतर में आते आते धीरे धीरे इसका रूप आधुनिक होता चला गया। अब हम बात करते हैं एकांकी की परिभाषा की। देखिए, यदि हम परिभाषा के रूप में एकांकी को बांधना चाहें तो एक निश्चित विद्वान ने इसकी परिभाषा नहीं की। अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया है। तो कुछ एक दो विद्वानों के जो मूल शब्द हैं हूबहू, जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको हम आप तक पहुंचाएंगे। तो
परिभाषा के रूप में यदि मैं कहूँ कि एकांकी को हम परिभाषित करें तो सबसे पहले हम एक विद्वान हैं प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी। प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने एकांकी के बारे में क्या कहा है, देखिए। वो कहते हैं, एकांकी नाटक का सुनिश्चित लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य होता है, केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है। एक पर ध्यान है यहाँ पर, एक ही घटना, एक ही परिस्थिति, सब चीज़ें एक पर, यानी एक ही अंक है, इसलिए एक पर प्रबलता है। कार्य कारण की नाटकावली, कोई गौण परिस्थिति समस्या का उसमें कोई स्थान नहीं होता, यानी गौण यानी दूसरी द्वितीय चीज़ उसमें है ही नहीं। यानी जो एक समस्या को लेकर एकांकी यदि रची जा रही है तो उसी की प्रधानता शुरू से लेकर अंत तक उसमें बनी रहेगी। तो ये है प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी जी के अनुसार। इसी प्रकार हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के भी कुछ शब्द यहाँ परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से अलग विशेषता होती है इसकी। अलग यानी एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से कुछ खास विशेषता होती है। इनमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। अप्रधान यानी सारे प्रसंग है वो प्रधान ही है, यानी कह सकते हैं कि उसमें एक तरह से मक्खन ही मक्खन है, छाछ और मट्ठा उसमें नहीं है। नाटक में इधर से उधर की बातें हो सकती हैं, लेकिन एकांकी में एक ही विषय की प्रधानता होती है, इसलिए इसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर, क्योंकि इसमें विस्तार नहीं हो सकता इसलिए अपने आप में वो मुखर हो जाती है, कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो जाती है। विचार इतने गहरे होते हैं कि वो पुष्प की भांति खिल जाते हैं, यानी पाठक उनको अच्छे से हृदयंगम करके समझ सकता है। उसमें लता की भांति फैलने की विशृंखलता नहीं होती। जिस प्रकार से लता डाली इधर उधर फैल जाती है ना, वैसा इसमें नहीं है। इसमें तो एक समान एक अविरल धारा चलती है कि एक ही लक्ष्य है, एक ही अंक है, इसलिए वो एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाती है। तो ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार। तो हम इसी प्रकार कई अन्य विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उनको भी आप तक शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो एकांकी है वो क्या है उसको आप समझ पाएँ। तो मैं मोटे तौर पर मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि एकांकी क्या है। एकांकी नाटक का ही एक भाग है जिसे हम एकांकी नाटक भी कहते हैं, और वर्तमान में वो हिंदी एकांकी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। क्योंकि एकांकी अब नाटक से अलग होकर अपने आप में एक स्वतंत्र विधा के रूप में जानी और समझी जा रही है। इसमें यदि हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने से पहले हम इस पर नाटक और एकांकी का जो भेद है, दोनों में क्या क्या अंतर है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आज की जो कक्षा है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपने समझा कि एकांकी होती क्या है और एकांकी को हम यदि शब्दों में परिभाषित करें तो उसे कुछ विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है। ये सारी चीज़ें आज आपने हमारे साथ देखी। आप अच्छे से इसको सुनिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। चलिए, सभी को आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।